क्या आपने कभी ला लेचूज़ा का नाम सुना है? लेचूज़ा एक मैक्सिकन अर्बन लेजेंड है जो एक बूढ़ी औरत के बारे में है जो एक विशालकाय काले पक्षी में बदल सकती है। लेचूज़ा का मतलब उल्लू होता है। इसे ला मुहेर लेचूज़ा यानी द आउल विच के नाम से भी जाना जाता है। मैक्सिकन लोक कथाओं के अनुसार लेचूज़ा एक ब्रूजा यानी एक बूढ़ी चुड़ैल होती है जो खुद को एक विशालकाय काले पक्षी में बदल सकती है। वो उन लोगों को निशाना बनाती है जिन्हें वो अपना दुश्मन समझती है या जिनसे वो बदला लेना चाहती है, या फिर काले जादू में इस्तेमाल करने के लिए वो बच्चों को ही उठा ले जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि लेचूज़ा ने अपनी शक्तियां पाने के लिए शैतान को अपनी आत्मा बेच दी थी। माना जाता है कि अगर कोई बुजुर्ग महिला वो काला जादू सीख ले तो वो खुद भी लेचूज़ा में बदल सकती है। आमतौर पर लेचूज़ा एक विशाल पक्षी के रूप में दिखाई देती है, लेकिन एक इंसान के आकार की। कभी कभी वो एक ऐसे जीव के रूप में भी नजर आती है जिसका शरीर तो पक्षी का होता है लेकिन सर एक बदसूरत बूढ़ी औरत का। वो ज़्यादातर शाम के समय या रात में ही बाहर निकलती है। मैक्सिको में कई लोगों ने लेचूज़ा को घरों के ऊपर उड़ते देखा है या रात में चांद की रोशनी में उसकी परछाई देखी है। कहा जाता है कि अगर लेचूज़ा की नज़र आप पर पड़ जाए तो वो रात में आपके दरवाजे के बाहर बैठकर बच्चे की तरह रोने की आवाज़ें निकालने लगेगी, और अगर आप देखने के लिए बाहर निकलते हैं तो वो आप पर झपट्टा मारेगी और आपको वहीं से उठाकर ले जाएगी। अगर आपको कभी अपने दरवाजे या खिड़की पर बिना किसी वजह के खरोंच के निशान मिले तो समझ जाना कि रात में कोई लेचूज़ा आपके घर आई थी। इस वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ लेचूज़ा की 7 असली कहानियाँ। हो सकता है आज की ये कहानियाँ सुनने के बाद लेचूज़ा खुद आज रात आपके सपने में आ जाए। अगर ऐसा हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना, और अगर ऐसा ना हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली कहानी। मैं ला लेचूज़ा में विश्वास नहीं करता था जब तक कि मेरे भाई लुइस के साथ वो सब नहीं हुआ। ये बात 2007 की है। हम टेक्सास के ईगल पास में रहते थे जो कि बॉर्डर के ठीक बगल में है। वो छोटा शांत कस्बा है। वहाँ हर कोई या तो परिवार का है या परिवार जैसा लगता है। मैं उस वक्त 15 साल का था और मेरा भाई 18 का, जो हाई स्कूल से ग्रेजुएट होने वाला था। बात तब शुरू हुई जब लुइस का हमारे पड़ोसी से झगड़ा हो गया। एक बूढ़ी औरत जो हमारे घर से 2 घर छोड़कर रहती थी। लोग उसके बारे में फुसफुसाते थे कि वो जादूगर है या उससे भी कुछ बुरी। उसके बरामदे में हमेशा मरे हुए पक्षी लटके रहते थे और उसकी बाड़ पर अजीब निशान बने होते थे। माँ ने हमें कई बार चेतावनी दी थी कि उसके साथ पंगा मत लेना, लेकिन लुइस वो थोड़ा गुस्सैल किस्म का था। लंबी कहानी को छोटा करूं तो लुइस ने एक दोपहर तेज गाड़ी चलाते हुए उस बूढ़ी औरत की बिल्ली को कुचल दिया, और वो करने के बाद वो ना तो वहां रुका और ना ही माफी मांगी। बस ऐसे चलता रहा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और बस उसी रात सब कुछ बदल गया। रात काफी हो चुकी थी, लगभग 2 बज रहे थे। मेरे मम्मी पापा सो रहे थे। मैं अभी भी अपने फोन पर गेम खेल रहा था। तभी मुझे एक आवाज सुनाई दी, खटखट की आवाज 3 बार, दरवाजों पर नहीं, खिड़की पर। मैं सन्न रह गया। हमारे बेडरूम की खिड़की साइड वाली गली की तरफ थी और वहां एक छोटी सी सिक्योरिटी लाइट थी जो कभी कभी टिमटिमाती थी। मैं उठा। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था और मैंने खिड़की के पास जाकर पर्दों के बीच से झांका।
मुझे कुछ नहीं दिखा, लेकिन तभी वो आवाज फिर से सुनाई दी, खट खट खट। लेकिन वहां कोई नहीं था। मैं डर गया था, लेकिन अपने आप को समझाया कि शायद ये हवा का काम है। मैं वापस बिस्तर की ओर मुड़ा और फिर मैंने लुइस को देखा। वो सीधा बैठा था, उसी खिड़की को घूर रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। मैंने धीरे से पूछा, क्या हुआ? उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस घूरता रहा। तभी हम दोनों ने एक आवाज सुनी, एक औरत की आवाज, और वो ठीक खिड़की के बाहर से आ रही थी। लेकिन वो बोल नहीं रही थी, वो सीटी बजा रही थी, एक धीमी डरावनी धुन, लगभग लोरी जैसी। लेकिन उसमें कुछ गड़बड़ लग रही थी। तभी लुइस आखिरकार हिला। वो बिस्तर से कूदा, खिड़की की ओर दौड़ा और उसने पर्दे खोल दिए। वहां खिड़की की चौखट पर मेरी जिंदगी का देखा गया सबसे बड़ा उल्लू बैठा था। वो एकदम काला था, उसके पंख मुड़े हुए थे और उसका सर, मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। उसका सर पूरी तरह घूम गया और उसने लुइस को घूरा। उसकी आंखें शीशे की गोलियों जैसी थीं और बिल्कुल इंसानी लग रही थीं। और फिर वो मुस्कुराया। मैंने लुइस को पीछे खींचा और पर्दे जोर से बंद कर दिए। हमने मम्मी पापा को जगाया। पापा एक बैट लेकर बाहर दौड़े, लेकिन जब तक वो वहां पहुंचे वो चीज जा चुकी थी। हमने अपने आप को समझाने की कोशिश की कि वो बस एक साधारण उल्लू था, लेकिन अगली सुबह शीशे पर खरोंच के निशान थे, लंबे गहरे, जैसे पंजों के नहीं बल्कि नाखूनों के हों। और फिर मेरे भाई की नाक से खून बहने लगा, जो लगभग 1 घंटे तक नहीं रुका। वो सारा दिन कमजोर और पीला दिखता रहा। उसके बाद वो कुछ ज्यादा नहीं बोला। अगली कुछ रातों तक खट खट की आवाज जारी रही, हमेशा रात के 2 बजे और हमेशा 3 खटखट। माँ ने हर रात प्रार्थना करनी शुरू कर दी। घर के चारों ओर पवित्र जल छिड़कने लगी। मेरी दादी ने एक छोटा सा क्रूसीफिक्स भेजा और कहा कि उसे हर खिड़की के ऊपर उल्टा लटकाओ। उन्होंने कहा कि ये चुड़ैलों से बचने की तरकीब है। फिर लुइस को भयानक सपने आने शुरू हो गए। वो हमें नहीं बताता था कि वो क्या थे, लेकिन एक रात मैंने उसे नींद में बड़बड़ाते हुए सुना, वो मुझे बुला रही है, वो मुझे बाहर बुला रही है। 2 हफ्ते बाद उसका एक गंभीर कार एक्सीडेंट हो गया। उसने ना तो कोई नशा किया था, ना ही शराब पी थी। उसने कहा कि एक काला उल्लू उसकी विंडशील्ड के ठीक सामने से उड़ा, और जब उसने उसे बचाने के लिए गाड़ी मोड़ी तो वो गार्ड रेल से टकरा गया। वो जिंदा बच गया, ये उसकी किस्मत थी। लेकिन गाड़ी पूरी तरह बर्बाद हो गई थी। विंडशील्ड पूरी तरह चकनाचूर थी, लेकिन उससे डरावनी बात यह थी कि शीशे की दरारों में 3 पंख फंसे हुए थे, काले, बहुत बड़े, किसी असली पक्षी की तुलना में बहुत ज़्यादा बड़े। उसके बाद हम वहाँ से चले गए। मेरे मम्मी पापा ने घर को बेचने की भी कोशिश नहीं की, बस सामान पैक किया और निकल गए। लुइस धीरे धीरे ठीक हुआ, लेकिन वो उन दिनों के बारे में आज भी बात करने से मना करता है। अब भी इतने साल बाद अगर आप उसके आसपास लेचूजा शब्द कहते हैं तो वो ठंडा पड़ जाता है, जैसे वो अभी भी उसे सता रही हो। और हर साल उस एक्सीडेंट की सालगिरह पर वो उस कमरे की खिड़की के नीचे एक क्रॉस रखता है जिसमें वो सोता है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं। वो सिर्फ एक उल्लू नहीं था, वो चीज़ जो भी थी वो मेरे भाई के लिए आई थी, और मुझे लगता है कि वो उसे ले भी जाती। ये बात 2009 की है, जब मेरे मामा के परिवार के साथ कुछ हुआ था। उस वक्त मैं सिर्फ 10 साल का था।
मैंने ये सब अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन मुझे ये आज भी अच्छे से याद है, क्योंकि इसने सबको बहुत डरा दिया था, खासकर मेरी छोटी बहन सोफिया को, जो उस समय सिर्फ 6 साल की थी। हम अपने बड़े परिवार से मिलने के लिए मेक्सिको के नुएवो लियोन में सबिनास हिडाल्गो के पास एक छोटे से रंच टाउन में गए थे। वो जगह ऐसी थी जहाँ सब एक दूसरे को जानते थे और ज़्यादातर लोग अभी भी लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाते थे। वहाँ ना तो इंटरनेट था, ना ही फ़ोन का सिग्नल ठीक से आता था। मेरे मामा डेविड अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ शहर के किनारे एक साधारण 1 मंजिला मकान में रहते थे, जो झाड़ियों से भरी पहाड़ियों के काफ़ी पास था। उस रात हमारा पूरा परिवार उनके घर पर इकट्ठा हुआ था और मैं और मेरी माँ वहीं रुक गए थे। बड़े लोग आंगन में बैठकर कॉफ़ी पी रहे थे और बातें कर रहे थे, जबकि हम बच्चों को कहा गया था कि हम सो जाएं। घर पुराना था लेकिन आरामदायक था। टाइल्स की फर्श, मोटी मिट्टी की दीवारें और खिड़कियों पर लकड़ी के शटर। गर्मी बहुत थी और वहाँ एयर कंडीशनर नहीं था, इसलिए मामी ने हवा आने के लिए कुछ खिड़कियाँ थोड़ी सी खोल दी थीं। सब कुछ ठीक था, शायद रात के 2:30 बजे तक, और तभी वो सब शुरू हुआ। सोफिया, मेरी छोटी बहन, अपने कमरे से चीखने लगी। वो कोई साधारण रोना या माँ को डर कर बुलाना नहीं था, वो थी दिल दहला देने वाली चीखें। हम सब उछल पड़े और अंदर की ओर दौड़े। जब हम कमरे में पहुंचे, सोफिया बिस्तर के एक कोने में सिकड़ी हुई बैठी थी और बेकाबू होकर रो रही थी। मामा उसके पास दौड़े और मामी लाइट का स्विच बार बार ऑन ऑफ कर रही थी, लेकिन लाइट नहीं जल रही थी। पूरा अंधेरा था, सिवाय खिड़की से आती चांद की रोशनी के। सोफिया बार बार कह रही थी, वो खिड़की पर है, आप लोग देखो, वो खिड़की पर है। मुझे याद है माँ मुझे अपनी बाहों में खींच रही थी और मैं सुन सकता था कि मामा धीरे से कह रहे थे, शांत हो जाओ बेटा, सब कुछ ठीक है। वो सोफिया को चुप कराने की कोशिश कर रहे थे और तभी हम सब ने कुछ सुना। एक भयानक चीख, जोरदार, तीखी और ऐसी जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। वो किसी औरत के रोने जैसी थी, लेकिन एक टूटी फूटी जानवरों वाली आवाज में, जैसे कोई एक साथ चीखने और कर्कश आवाज निकालने की कोशिश कर रहा हो। उस आवाज ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। हम सब सन्न रह गए। वो आवाज फिर आई, इस बार और करीब और घर के एकदम पीछे से। मामा ने सामने के दरवाजे के पास रखी अपनी पुरानी शॉटगन उठाई और मेरे बड़े भाई के साथ बाहर दौड़ पड़े। मामी ने सोफिया की खिड़की जोर से बंद की और पर्दे कसकर खींच दिए। मिनट घंटों जैसे बीत रहे थे। मैं इतना डर गया था कि हिल भी नहीं पा रहा था। माँ धीरे धीरे प्रार्थनाएं पढ़ रही थी और सोफिया, उसका रोना बंद होने के बाद भी वो कुछ बोल नहीं रही थी। वो बस मामी से चिपकी हुई बैठी थी। जब मामा आखिरकार वापस आए तो वो अजीब सी हालत में थे। वो पसीने से तर थे और उन्होंने माँ और मामी से धीमी आवाज़ में कहा कि उन्होंने घर के पीछे वाले खंभे पर कुछ बैठा हुआ देखा था। उन्होंने कहा कि वहाँ एक बहुत बड़ा पक्षी जैसा कुछ था, उल्लू से भी कहीं ज़्यादा बड़ा। उसके पंख गहरे, लगभग काले थे और उसने अपना सर असामान्य रूप से घुमाया, जैसे वो उन्हें बगल से देख रहा हो। उन्होंने कहा कि जब टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ी तो उसकी आंखें 1 सेकंड के लिए लाल रंग में चमकी। इससे पहले कि वो अपनी शॉटगन उठा पाते, वो चीज़ उड़ गई, लेकिन सामान्य पक्षी की तरह नहीं। उन्होंने कहा कि उसने अपने पंख एक बार भी नहीं हिलाए, बस चुपचाप अंधेरे में ग्लाइड करके निकल गया, जैसे धुआं रात में गायब हो गया हो। सबसे अजीब बात उसके बाद हुई। अगली सुबह मामी ने सोफिया के कमरे की खिड़की की चौखट पर कुछ अजीब देखा,
लंबे पतले खरोंच के 3 निशान, जैसे किसी ने लकड़ी को नाखूनों से खरोंचा हो। आसपास कोई पेड़ नहीं था और कोई जानवर बाहर से इतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकता था। सोफिया के हाथ पर रातों रात एक रैश भी निकल आया था। उसके हाथ पर सिर्फ 3 लाल रेखाएं थीं, जैसे खरोंच के निशान हों। उसके बाद मेरे परिवार ने इस बारे में ज्यादा बात नहीं की। मामा ने इसे बस एक उल्लू कहकर टाल दिया। हालांकि हम देख सकते थे कि वो खुद इस बात पर यकीन नहीं करते थे। लेकिन मामी, उन्होंने इसके बाद हर खिड़की के ऊपर एक क्रॉस रखना शुरू कर दिया और उन्होंने एक नियम बना लिया, रात में कभी भी कोई भी खिड़की नहीं खुलेगी। सोफिया ने आखिरकार ये बताना शुरू किया कि उसने क्या देखा था। उसने कहा कि वो एक औरत थी, एक ऐसी औरत जिसका चेहरा पक्षी जैसा था। उसकी लंबी नाक थी, बिल्कुल चोंच जैसी, बड़ी बड़ी आंखें थीं और बालों की जगह पंख थे। वो खिड़की की चौखट पर सिकुड़ी हुई थी और उसे घूर रही थी। वो ना तो पलक झपक रही थी, ना ही हिल रही थी, बस ऐसे ही उसे देख रही थी। लेकिन सोफिया तब तक चीखी नहीं थी। उसने चीखा तब जब उसने देखा कि उस पक्षी ने अपना हाथ ऊपर की ओर उठाया और वो किसी पंजे की तरह नहीं था, बल्कि इंसानी हाथ था जो बस पंखों से ढका हुआ था। हम 2014 के बाद उस घर पर वापस नहीं गए। सोफिया अब कॉलेज में है, लेकिन उसके हाथ पर अभी भी एक पतला हल्का निशान है और वो अभी भी पक्षियों से बचती है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि जो उसने देखा, क्या वो वाकई लाल लेचूजा थी, वो उल्लू चुड़ैल जिसके बारे में कहते हैं कि वो बच्चों को चुराती है। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज़्यादा याद रहती है वो है वो भयानक चीख। मैंने उसे बस एक बार सुना था और मैं उसे फिर कभी नहीं सुनना चाहता। मेरा परिवार मैक्सिको के चिहुआहुआ से है, एक शांत कस्बा जो सूखी पहाड़ियों, कच्ची सड़कों और उन कहानियों से घिरा है जिन्हें लोग अंधेरा होने के बाद जोर से नहीं बोलते। कुछ साल पहले मेरी बड़ी बहन मारियाना गर्मी की छुट्टियों में वहाँ वापस गई थी। वो तब 22 साल की थी, कॉलेज से तभी तभी निकली थी और अपने चचेरे भाई बहनों के साथ वक्त बिताने और कस्बे के बाहर एक तालाब में तैरने के लिए उत्साहित थी। वो एक प्राकृतिक झरना था जो वीराने के बीच में था। दिन में एकदम शांत रहता था, लेकिन मुझे हमेशा उस जगह में कुछ अजीब सा लगता था। मैं वहाँ नहीं था, लेकिन मुझे याद है कि जब मारियाना वापस आई तो वो कितनी डरी हुई थी। वो आसानी से डरने वालों में से नहीं है, वो समझदार है, तार्किक है। लेकिन उस दिन जो कुछ हुआ वो उसके साथ रह गया। उसने हमें बताया कि वो और हमारे 4 चचेरे भाई बहन शाम को करीब 5 बजे तालाब पर गए थे। सूरज अभी ऊपर था, पानी गर्म था और पहले 1 घंटे तक सब कुछ ठीक था। लेकिन तभी उन्होंने उसे देखा। पहले तो वो पेड़ों में एक छाया जैसा लगा, लेकिन जब वो हिला तो उन्हें साफ साफ दिखा। वो एक विशाल काला पक्षी था जो एक सूखे मेस्किट पेड़ की ऊंची टहनी पर बैठा था, उन्हें घूर रहा था। वो हिला नहीं, बस वहां बैठा रहा। उसके पंख उखड़े हुए थे और वो ऐसे देख रहा था जैसे वो इंतजार कर रहा हो। पहले तो उन्होंने हंस कर टाल दिया, बस एक उल्लू ही तो है। लेकिन मारियाना ने कहा कि वो सामान्य उल्लू नहीं था, वो बहुत बड़ा था। उसका सर धीरे धीरे उनकी हरकतों को फॉलो कर रहा था और उसकी आंखें, उसने कहा कि वो इंसानों जैसी थीं। अब जब सूरज ढलने लगा और वो पक्षी बिना हिले डुले वहीं बैठा रहा तो वो सभी डर गए और उन्होंने वहां से निकलने का फैसला किया। वो सब मेरे चचेरे भाई डिएगो के पिकअप ट्रक में सवार हुए और घर की ओर चल पड़े। वो लोग नर्वस होकर हंस रहे थे
और उस डर को झटकने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन तभी ट्रक की हेडलाइट्स में कुछ हलचल दिखी। वहां वही काला पक्षी था। वो सड़क के ऊपर उड़ रहा था, ट्रक की रफ्तार के साथ साथ चल रहा था। सामान्य पक्षी की तरह पंख नहीं फड़फड़ा रहा था, बस चुपचाप आसानी से ग्लाइड कर रहा था। उन्होंने मेरे ताऊ के घर की ओर जाने वाली कच्ची सड़क पर मोड़ लिया और वो तब भी उनके पीछे रहा। जब उन्होंने ट्रक पार्क किया तो वो सड़क के पार टेलीफोन के खंभे पर बैठ गया और वहां से बस देखता रहा। उस रात वो वहां से गया नहीं। उन्होंने उसे फिर से आधी रात के आसपास देखा। वो चुपचाप छत पर बैठा हुआ था। फिर उन लोगों को खिड़कियों पर खरोंचने की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन जब मेरे अंकल ने बाहर निकल कर देखा तो वहाँ कुछ नहीं था। वो सुबह होने तक कभी दिखता तो कभी गायब हो जाता, और सुबह होने पर वो आखिरकार गायब हो गया। अब यहाँ से बातें और डरावनी हो जाती हैं। मेरी बहन ने हमारे अंकल आंटी को सब कुछ बताया कि क्या हुआ था, और इसकी वजह से पुरानी कहानियाँ फिर से उभर आईं। पता चला अंकल आंटी ने भी कई साल पहले ऐसा ही कुछ देखा था। वो बस इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन फिर अंकल ने एक बात साफ साफ कही, वो कोई जानवर नहीं है, वो एक चुड़ैल है। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक बार ऐसी ही चीज़ का सामना किया था। उन्होंने दावा किया कि 90 के दशक में एक ऐसा ही पक्षी उनके घर के बाहर बार बार दिखता था। रात में चीखता था, वो खिड़कियों पर टकटकी लगाता था, हवा में फुसफुसाता था। उसकी वजह से उनके जानवर मरने लगे थे। मुर्गियां, बकरियां, यहाँ तक कि कुत्ते भी सब बीमार पड़ गए थे। तो एक रात उन्होंने उसका इंतज़ार किया। फिर जब वो उन्हें आसमान में चक्कर काटता दिखा, उन्होंने उस पर गोलियां चला दी। उन्होंने कसम खाकर कहा कि उन्होंने उसे ही मारा था। वो पक्षी चीखा, पेड़ों में गिरा और फिर अचानक गायब हो गया। अगली सुबह उन्होंने घर के पीछे सूखी झाड़ियों में कुछ पाया। वहां उन्हें एक बूढ़ी औरत मिली, बिना कपड़ों के, एकदम नग्न। उसे 2 गोली लगी हुई थी, एक हाथ में और एक पेट में, और वो मरी हुई थी। लेकिन उसकी कोई पहचान नहीं हो पाई। कस्बे में किसी ने भी उसे अपना नहीं बताया। उसका कोई अता पता नहीं मिला, बस एक बेजान शरीर और ढेर सारी चुप्पी। फिर पुलिस आई। उन्होंने उसे कस्बे के बाहर एक बिना नाम की कब्र में दफना दिया। उसके बाद वो अजीब चीज़ें होना रुक गईं। मारियाना उस कहानी को कभी नहीं भूली। वो आज भी सोचती है कि उस दिन तालाब पर जो उसने देखा वो कोई वैसी ही चीज़ थी जो फिर से शिकार कर रही थी। कभी कभी हम इस पर मजाक करते हैं, कहते हैं कि शायद हमारे अंकल एक हत्यारे हैं जिन्होंने लेचूजा की कहानी बनाई ताकि अपनी करतूत छिपा सकें। लेकिन जब हम हंसते हैं तो वो हंसी ज़बरदस्ती सी लगती है, क्योंकि अंदर ही अंदर हम सब जानते हैं कि वो कस्बा कैसे काम करता है। जब कुछ अजीब होता है तो लोग चुप हो जाते हैं। वो अपने दरवाज़ों पर क्रॉस लटका लेते हैं और कोई सवाल नहीं पूछते, और वो कभी भी किसी भी चीज़ पर गोली नहीं चलाते जब तक कि उन्हें यकीन ना हो कि वो इंसान नहीं है। ये कहानी उस वक्त की है जब मैं 9 या 10 साल का था। हम मैक्सिको में सिएरा माद्रे पहाड़ों के पास एक छोटे धूल भरे कस्बे में रहते थे। एक ऐसी जगह जहाँ की सड़कें कच्ची थीं और लोग अपना खाना खुद उगाते थे, और हर कोई एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानता था। ज़्यादातर समय वहाँ शांति रहती थी और सुकून भी होता था। लेकिन हमारे मोहल्ले के पीछे वाली पहाड़ी में हमेशा से कुछ अजीब सा होता आ रहा था। उस पहाड़ी पर डोना यूलालिया रहती थी। वो एक बूढ़ी औरत थी, शायद 70 की, शायद उससे भी ज़्यादा उम्र की।
किसी को ठीक ठीक नहीं पता था। उसका एक छोटा टूटा फूटा घर था जो पहाड़ी के ऊपर घने पेड़ों और लताओं के नीचे छिपा हुआ था। ज़्यादातर लोग वहाँ जाने से बचते थे, कुछ लोग सम्मान की वजह से, लेकिन बाकी डर की वजह से। लोग फुसफुसाते थे कि वो काला जादू करती थी, कुछ कहते थे कि वो मरे हुओं से बात कर सकती थी, दूसरों का कहना था कि वो लेचूजा बन सकती थी, एक विशाल शापित उल्लू जो रात में शिकार करता है। मैं उस वक्त इन बातों पर यकीन नहीं करता था, तब तक नहीं जब तक मेरी दादी के साथ वो सब नहीं हुआ। एक सुबह मेरी दादी चीखते हुए उठी। उनके बाल सारे के सारे गायब थे। सिर्फ सर के बाल नहीं, उनकी भौहें भी गायब थीं, बिल्कुल साफ, जैसे उन्हें जला दिया गया हो। लेकिन कोई जलन का निशान नहीं था, कोई चोट नहीं थी, कोई वजह नहीं थी। उन्होंने आईने में खुद को देखा और किचन की फर्श पर गिर पड़ी। वो बार बार कह रही थी, वो वही होगी, पक्का वही होगी। माँ ने उस दिन ज़्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे याद है कि वो घर के पीछे गई और मिट्टी में एक अंडा दफना दिया। लोग ऐसा नज़र उतारने के लिए करते थे, किसी बुरी शक्ति या बुरे हमले को पकड़ने के लिए। अगले दिन जब उन्होंने उसे खोदा तो अंडा अंदर से एकदम काला था, बिल्कुल सड़ चुका था, जैसे उस पर श्राप डाला गया हो। तब से कस्बे में बातें और तेज हो गईं। लोग यकीन करने लगे थे कि डोना ने मेरी दादी को श्राप दिया था। कुछ लोगों का कहना था वो दोनों सालों पहले दोस्त थीं और उनके बीच कुछ हुआ था। दूसरों का कहना था कि डोना को इस बात की जलन थी कि मेरी दादी सबकी पसंदीदा थी और लोग उन्हें बहुत प्यार करते थे। फिर एक रात सब कुछ बदल गया। रात के करीब 2 या 3 बजे का वक्त था जब मैं बाहर से जोरदार धमाकों की आवाज़ से जागा। मैं खिड़की की ओर दौड़ा और मेरी माँ ने मुझे पीछे खींच लिया और मुझे देखने से मना कर दिया, लेकिन मैंने फिर भी झांक लिया। पहाड़ी के पास वाले खेत में 5 या 6 आदमी खड़े थे। उनके हाथों में टॉर्च थी। सब अपनी राइफल और पिस्तौल पेड़ों की ओर ताने हुए थे। और तभी मैंने उसे देखा। एक विशाल काला उल्लू पेड़ों से नीचे की ओर झपटा, इतना नीचे कि मैं अपने घर से उसके पंखों की फड़फड़ाहट सुन सकता था। वो कोई साधारण पक्षी नहीं था, वो बहुत बड़ा था, बहुत तेज था और उसकी आंखें जलते अंगारों की तरह चमक रही थीं। आदमियों ने गोली चलाना शुरू कर दिया। एक गोली, फिर दूसरी, फिर 4-5 गोलियां तेजी से। उस प्राणी ने चीख मारी, एक भयानक इंसान जैसी चीख जो पूरी घाटी में गूंज गई। फिर वो नीचे गिरा, जमीन पर टकराया और झाड़ियों में लड़खड़ाता हुआ चला गया। सब लोग टॉर्च लेकर पहाड़ी की ओर दौड़े, लेकिन थोड़ी देर बाद वो खाली हाथ लौट आए। न खून न पंख, उन्हें कुछ भी नहीं मिला। लेकिन असली अजीब बात यहाँ से शुरू होती है। 3 दिन तक डोना का घर पूरी तरह अंधेरे में रहा। उसकी चिमनी से कोई धुआं नहीं निकला। उसके घर या आसपास में उसका कोई निशान नहीं था। और फिर चौथे दिन वो आखिरकार बाहर निकली। मैंने जो देखा उसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। वो धीरे धीरे चल रही थी, झुकी हुई, और एक टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी की छड़ी पर जोर से टेक लगाए हुए थी। उसका दायां पैर, जिसे लोगों ने कहा था कि उन्होंने उस प्राणी को गोली मारी थी, बेकार होकर पीछे घिसट रहा था। उसने कुछ बोला नहीं, किसी की ओर देखा भी नहीं, बस ऐसे लंगड़ाते हुए कस्बे के कुएं की ओर चली गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसके बाद लोग चुप हो गए। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उससे कुछ कहें। जिस आदमी ने दावा किया था कि उसने उसे गोली मारी, वो 1 महीने से भी कम समय में वहां से चला गया, क्योंकि उसके मवेशी एक एक करके मरने लगे थे। मेरी दादी धीरे धीरे ठीक हो गई, लेकिन उनके बाल कभी पूरी तरह वापस नहीं आए और आज तक
वो अपने तकिए के नीचे एक माला रखती हैं अपनी सावधानी के लिए। मैं सालों से उस कस्बे में वापस नहीं गया, लेकिन कभी कभी जब मैं पेड़ों के बीच हवा की सरसराहट सुनता हूँ, मुझे वो चीख याद आती है। चांदनी में काले पंखों की वो झलक दिखती है और मैं सोचता हूँ, क्या वो बुढ़िया आज भी उन्हीं पहाड़ियों में रहती है? मुझे एक कहानी याद आती है जो एक महिला ने बहुत समय पहले मुझे सुनाई थी। वो 1980 के दशक की बात है। हम दोनों फेडरल गवर्नमेंट में क्लर्क के तौर पर काम करते थे। एक दिन मैंने और मेरी सहकर्मी ने अजीब अनुभवों के बारे में बात करना शुरू किया और उसने मुझे बताया कि उसके पिता के साथ एक घटना हुई थी और फिर वही चीज़ उसके साथ भी हुई थी। मेरे पास उस पर विश्वास करने या ना करने का कोई कारण नहीं था, लेकिन वो मुझे हमेशा संतुलित दिमाग वाली, बिल्कुल सामान्य और भरोसेमंद लगती थी। उसके पिता सैन एंटोनियो टेक्सास में उसके पिता सैन एंटोनियो टेक्सास में रहते थे। वो शाम को काम से आते जाते समय एक खास ग्रामीण सड़क से गुजरते थे जो हाईवे के बिल्कुल पास थी। एक रात वो घर आए और परिवार को बताया कि एक इंसान के आकार का उड़ने वाला प्राणी काफी देर तक उनकी कार के पीछे पीछे आया था। उन्होंने देखा कि वो पीछे से आ रहा है और फिर वो कार के ड्राइवर साइड की खिड़की के बराबर आकर उड़ने लगा। जब उन्होंने उसे देखा तो वो इंसान जैसा दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें बहुत काली थीं और चेहरा काफी डरावना था। उन्होंने बताया कि वो हल्के रंग का लहराता हुआ कपड़ा या चोगा पहने हुए था और ऐसा लग रहा था कि वो कोई महिला थी। बेशक वो इससे बुरी तरह डर गए थे और उन्होंने माना कि ये सब सुनने में पागलपन लगता है, लेकिन उन्होंने कसम खाकर कहा कि उनके साथ वो सचमुच हुआ था। फिर मेरी सहकर्मी ने बताया कि कुछ समय बाद एक रात वो अपने पिता के साथ उसी सड़क से कार में जा रही थी और उनके साथ भी वही घटना हुई। उसने कहा कि उसने वही प्राणी कार के बगल में उड़ते हुए देखा। वो उसके पिता की तरफ वाली खिड़की पर था और उसका सर उसके पिता के सर के बराबर की ऊंचाई पर था, जो खिड़की से अंदर उन्हें देख रहा था। मुझे याद है कि उसने कहा कि वो चीख पड़ी थी और उसके पिता ने कार को झटके से मोड़ दिया था। मुझे इसके अलावा कुछ याद नहीं, सिवाय इसके कि उसने जोर देकर कहा था कि वो कोई पक्षी नहीं था। अब ये सच हो या झूठ, लेकिन मैं इस कहानी को कभी भूल नहीं पाया। ये मेरी माँ की एक सच्ची कहानी है, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे मैं लाल लेचूजा का शिकार होते होते बच गई थी। ये घटना तब की है जब मैं कुछ हफ्तों की ही थी और मेरी माँ ने मुझे अपने परिवार से मिलाने के लिए मेक्सिको के मोंटेरे शहर जाने का फैसला किया। वहाँ मेरा परिवार रहता था। जब हम वहाँ पहुँचे तो पूरे परिवार ने हमारे आने की खुशी में एक बड़ी पार्टी रखने का फैसला किया। उन्होंने बताया कि कैसे सभी मुझे गोद लेना चाहते थे और उन्होंने मुझे तोहफों से नहला दिया था, क्योंकि मैं मेरी माँ की पहली संतान थी। जब पार्टी खत्म हुई तो मेरी दादी मेरी माँ और मुझे गेस्ट बेडरूम में ले गई, जहाँ हम सोने वाले थे। दादी मेरे लिए एक पुराने ज़माने का झूलेदार पालना लाई थी ताकि मैं उसमें सो सकूं, जबकि मेरी माँ के लिए कमरे के दूसरी तरफ एक बिस्तर था। माँ ने मुझे पालने में लिटाया और मेरे सर को टकराने से बचाने के लिए मेरे आसपास दो छोटे तकिए लगा दिए। जैसे ही हम सबने सोने की तैयारी की, दादी का रॉटवीलर कुत्ता रॉकी हमारे कमरे में आ गया। वो वहाँ से जाना नहीं चाहता था, इसलिए वो हमारे साथ ही रुक गया। माँ को भी उससे कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि वो बहुत शांत कुत्ता था
उस रात बहुत गर्मी थी, इसलिए थोड़ी हवा आने के लिए माँ ने बालकनी की तरफ का स्लाइडिंग डोर खोल दिया था। हम दूसरी मंजिल पर थे, इसलिए उन्हें लगा कि इसे खुला छोड़ना सुरक्षित है। थोड़ी देर बाद वो सो गईं। रात करीब 3 बजे मेरी माँ रॉकी के जोरदार गुर्राने और भौंकने की आवाज़ से जाग गईं। उन्हें ये अजीब लगा, क्योंकि रॉकी ने कभी ऐसा व्यवहार नहीं किया था। वो बहुत शांत और विनम्र कुत्ता था, इसलिए ये देखकर मेरी माँ काफ़ी डर गई थीं। फिर उन्होंने मेरे रोने की आवाज़ सुनी और तुरंत मेरी तरफ भागी। अंधेरे में जो कुछ भी उन्होंने देखा, उससे वो स्तब्ध और हैरान रह गईं। मैं पेट के बल मुंह नीचे करके मैट्रेस पर पड़ी थी। माँ ने मुझे तुरंत उठाया और फिर रॉकी की तरफ देखा, जो अभी भी बेकाबू होकर गुर्रा और भौंक रहा था। फिर उन्होंने रॉकी की नज़रों का पीछा किया और बालकनी की तरफ देखा, और वहाँ उन्होंने उसे देखा। माँ ने उस जीव को अब तक का सबसे बदसूरत और विशालकाय उल्लू बताया। उसका मुंह और पंख पूरी तरह फैले हुए थे और उसके पंख कोयले जैसे काले थे। रॉकी ने उसे पकड़ने के लिए बालकनी की तरफ छलांग लगाई, लेकिन वो उल्लू तुरंत अंधेरे में उड़ गया। हल्ला सुनकर मेरे दादा तुरंत कमरे में आए। उन्होंने हमारा हालचाल पूछा। मेरी माँ कमरे के बीचों बीच फर्श पर मुझे सीने से लगाए बैठी थी और रॉकी बालकनी से आसमान की तरफ भौंक रहा था। माँ को मेरी टांग पर एक खरोंच नजर आई। उन्होंने ये भी देखा कि जो तकिए उन्होंने मेरे सर को सहारा देने के लिए रखे थे, वो कमरे के दूसरी तरफ फेंके हुए थे, मानो किसी ने उन्हें जबरदस्ती हटा दिया हो। आज मेरी माँ मुझे बताती हैं कि मैं लेचूजा के हमले से बच गया था। इस मैक्सिकन अर्बन लेजेंड के अनुसार ला लेचूजा एक चुड़ैल है, जिसने शैतान को अपनी आत्मा बेचकर शक्तियां हासिल की थी, जिससे वो एक राक्षसी विशाल उल्लू में बदल सकती है। कहा जाता है कि लेचूजा रात में शिकार के लिए निकलती है, जानवरों या नशे में धुत लोगों को शिकार बनाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा उसे बच्चों का शिकार करना पसंद है। वो उन्हें उठाकर पहाड़ों में अपनी झोपड़ी में ले जाती है, जहाँ वो उन्हें खा जाती है या उनकी बलि चढ़ा देती है। जब भी मैं अपने परिवार से मिलने जाती हूँ, वो मुझे लेचूजिटा यानी छोटी लेचूजा कहकर बुलाते हैं, ताकि मैं उस रात को कभी ना भूल सकूं जब मैं लेचूजा के हमले से बच गई थी। लेकिन असली हीरो मेरी दादी का कुत्ता रॉकी था। वही था जिसने उल्लू को और कुछ करने से रोका और उसे भगा दिया। अगर वो नहीं होता तो मुझे नहीं पता कि क्या होता। दुख की बात यह है कि इस साल उसकी मृत्यु हो गई। मैं उसे आखिरी बार देख नहीं पाई, क्योंकि मैं अमेरिका में रहती हूँ, लेकिन मैं उसे हमेशा एक हीरो की तरह याद रखूंगी। आज मैं 17 साल की हूँ और मेरी टांग पर अभी भी एक छोटा सा निशान है, उसी जगह जहाँ मेरी माँ ने बताया कि उल्लू ने मुझे खरोंच मारी थी। हालांकि मुझे कभी कभी लगता है कि शायद वो सिर्फ एक साधारण थोड़ा बड़ा उल्लू हो सकता है, लेकिन ये समझ नहीं आता कि वो घर के अंदर क्यों आया और मेरे पास रखे तकिए क्यों हटाए और मुझे उल्टा क्यों पलट दिया और एक ऐसी खरोंच क्यों मारी जो कभी ठीक ही नहीं हुई। मैं टेक्सास के एक छोटे से कस्बे में पला बढ़ा हूँ, जो सैन एंटोनियो से दक्षिण पूर्व में लगभग 1 घंटे की दूरी पर था। ये एक ऐसा कस्बा था जहाँ हर कोई एक दूसरे को जानता था, जहाँ कोई भी राज छुपाना मुश्किल था, जहाँ गप्पे और अफवाहें ही मनोरंजन का साधन थी और बुजुर्गों के बीच ब्रूजेरिया यानी जादू टोने की अफवाहें हमेशा गूंजती रहती थीं। हम मोहल्ले के बच्चे मेरे बचपन के घर के सामने वाले खाली प्लॉट में बेसबॉल खेल रहे थे। कुछ छोटे बच्चे घास पर बैठे हुए हमें देख रहे थे। आसमान में सूरज नीचे जा चुका था और बची कुची रोशनी अभी खेलने के लिए पर्याप्त थी।
तभी एक तीखी चीख ने सबका ध्यान खींचा। हमारी नजरें छोटे बच्चों के एक समूह की तरफ मुड़ गई। एक बच्चे के चिल्लाने से हमें तुरंत समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। दो बच्चे आसमान की ओर इशारा कर रहे थे। सभी खिलाड़ी छोटे बच्चों की तरफ दौड़े ताकि समस्या का पता लगा सकें। वो रहा, एक बच्चे ने चिल्लाकर कहा, और सबकी नजरें उसकी उंगली के इशारे की ओर मुड़ गईं। हम सभी धुंधली रोशनी में आकाश को घूरने लगे। वो हमारी तरफ आ रहा था। एक विशाल पक्षी हंसी जैसी चीखें निकालता हुआ हमारे ऊपर झपट्टा मारने आ रहा था। उसके बड़े बड़े पंजे हमारे ठीक ऊपर थे। लग रहा था वो हम में से किसी को उठाने के लिए आ रहा था। अरे भागो, वो फिर से आ रहा है। हम पर हमला करने वाला एक डरावना उल्लू था। उसकी आंखें लाल होकर जल रही थीं और वो हमारे बहुत नज़दीक आता जा रहा था। उसकी भयानक चीखें अब इंसानों जैसी लगने लगी थीं। बड़े लड़कों में से एक ने बेसबॉल बैट उठाया और उस पक्षी पर वार किया। किस्मत से उसने सटीक प्रहार किया था। जैसे ही बेसबॉल बैट और उल्लू का टकराव हुआ, एकदम से बहुत सारे पंख हवा में उड़े और वो पक्षी जमीन पर जा गिरा। हम में से कुछ ने उसकी तरफ दौड़कर उसे लात मारना शुरू कर दिया और उसके तड़पते शरीर पर अपने पैर पटकने लगे। लेकिन तभी अचानक उल्लू की आवाज में एक तीखी चीख निकली, यांग नो में पेगन, यानी बस करो और मत मारो। हम सभी डर, आश्चर्य और अविश्वास में पीछे हट गए। मुझे मारना बंद करो, छोड़ दो मुझे, उस पक्षी ने चिल्लाते हुए कहा। हम सभी इतना डर गए थे कि सब बच्चे अपने अपने घरों की तरफ भाग गए। हर घर में उस डरावनी घटना की चर्चा हो रही थी। माता पिता अपने बच्चों को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। उनकी बेसुध बातें सुनकर समझने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे कहानी स्पष्ट होती गई, माता पिता समझ गए कि बच्चों पर हमला करने वाला कौन था। औरतें बच्चों को दिलासा दे रही थीं, जबकि आदमी बाहर निकले और दूसरे आदमियों से मिले। वो एक दूसरे से पूछ रहे थे, क्या ये वही है? क्या ये अफवाहें सच हो सकती हैं? क्या वो सच में ऐसा कर सकती है? मैंने लिविंग रूम की खिड़की से देखा। कई पुरुष सड़क पर चलते हुए एक जर्जर पुराने घर की तरफ जा रहे थे। वहां दो बुजुर्ग बहनें रहती थीं। वो ज्यादातर अपने आप में ही रहती थीं। उन्हें केवल तब देखा जाता था जब वो अपने बगीचे में काम कर रही होती थीं। स्थानीय लोग उन्हें लास हरमानाज ब्रूजाज कहते थे, यानी चुड़ैल बहनें, और हमें हमेशा उनके घर से दूर रहने को कहा जाता था। जब वो लोग उस पुराने घर पर पहुंचे तो उनमें से एक बहन ने उनका सामना किया। लोग दोनों बहनों से बात करना चाहते थे। लोगों के मन में उठ रहे सवालों के जवाब चाहते थे। बूढ़ी औरत ने उन्हें जाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि हमें कोई मेहमान नहीं चाहिए। लेकिन लोगों ने जोर दिया, हम तुम्हारी बहन से भी बात करना चाहते हैं। हम तुम दोनों के जवाब चाहते हैं। बूढ़ी औरत ने जवाब दिया कि उसकी बहन बीमार है, अस्वस्थ है और बिस्तर पर पड़ी है। लेकिन लोगों ने जिद की और भीड़ बनकर उनके घर में घुस गए। वहां पीछे के कमरे में बूढ़ी औरत बिस्तर पर पड़ी थी। उसका चेहरा और शरीर उन चोटों से लहूलुहान था जो बच्चों ने उस उल्लू को पीटते समय पहुंचाई थीं। उस बुढ़िया ने लोगों पर चिल्लाकर कहा, देखो, तुम्हारे बच्चों ने मेरा क्या हाल किया है। सभी लोग डर के मारे कांप उठे और कमरे से पीछे हट गए। इस नए खुलासे से अब कोई भी फैसला नहीं कर पा रहा था कि उस बूढ़ी औरत को क्या सजा दी जाए। उन्होंने स्थानीय पादरी को बुलाने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि वो इस बुराई से लड़ना जानता होगा। जब लोग पादरी के साथ लौटे तो घर खाली पड़ा था। ब्रूजा बहनें जा चुकी थीं और उस शहर में फिर कभी नहीं दिखी। वो घर अब वहां नहीं है। लोगों ने उसे गिरा दिया है। अब सिर्फ वहां एक खाली प्लॉट बचा है
जहाँ काफ़ी घास फूस उगाई है। मैं नहीं जानता कि वो दोनों बहनें चुड़ैल थीं या नहीं। मैं बस इतना जानता हूँ कि मैंने इतना बड़ा उल्लू आज तक नहीं देखा था।